Hello everyone, welcome to Magnet Brains. My name is Anjali Sharma, your IT educator for class 11th. So आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम हमारी यूनिट 2 नेटवर्किंग एंड इंटरनेट को कंटिन्यू करेंगे विथ आवर न्यू टॉपिक दैट इज इंटरनेट एंड इट्स टर्मिनोलॉजी. ठीक है, सो आज हम इंटरनेट के नए नए टर्म्स देखेंगे और उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले है इंटरनेट सर्विसेज, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज नेटवर्क सर्विसेज. नेटवर्क सर्विसेज क्या होती है? नेटवर्क सर्विसेज को अगर हम टुकड़ों में तोड़ें, दैट इज नेटवर्क एंड सर्विसेज को अगर हम टुकड़ों में तोड़ते हैं, लेट मी सेलेक्ट दिस. ओके, ये एप्लीकेशंस हैं. दीज आर एप्लीकेशंस होस्टेड ऑन सर्वर्स इन आवर नेटवर्क टू प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू यूजर्स. अब क्या करना है हमको यहाँ पर कीवर्ड्स को पकड़ना है और फिर हम इसका मतलब समझेंगे और उसको पढ़ते पढ़ते याद कर लेंगे. सी, ये एप्लीकेशंस होती हैं. क्या है? ये एप्लीकेशंस होती हैं जो कि होस्टेड होती है सर्वर्स पे और नेटवर्क के सर्वर्स पे. यानी कि नेटवर्क के सर्वर्स पे जो एप्लीकेशंस होस्ट होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं फंक्शनैलिटी टू यूजर्स. बहुत सरल भाषा में समझते हैं. मान लीजिए ये हमारा एक नेटवर्क है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक नेटवर्क है, इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि होस्ट कर रहा है एक सर्वर ताकि वो यूजर्स को यानी कि आपको और मुझको कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सके. समझते हैं क्या कॉमन इंटरनेट सर्विसेज क्या होती हैं? ईमेल, फाइल ट्रांसफर, रिमोट लॉगिन एंड वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, अब देखो ईमेल हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक दूसरे को हम मेल कर सकते हैं, राइट, विथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे जो करा जाता है उसको हम ईमेल कहते हैं. यहाँ पर फाइल ट्रांसफर हम कर सकते हैं और एक टर्म यहाँ पर आता है रिमोट लॉगिन और एक टर्म आता है वर्ल्ड वाइड वेब. अब देखिए ये जो तीन टर्म है ये काफ़ी कॉमन होते हैं, लेकिन जो ये टर्म है दैट इज रिमोट लॉगिन, ये कुछ नया है हमारे लिए. सी, रिमोट लॉगिन को बहुत सरल भाषा में समझा जाए तो क्या है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की तरफ, अगर हम मान लीजिए कोई दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है, हम यहाँ पर हैं और कोई दूसरा कंप्यूटर है, वहाँ पे या फिर किसी नेटवर्क में हमको दूर बैठे ही एक्सेस मिल जाए तो उसको कहते हैं रिमोट नेटवर्क. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप लोगों ने सुना हो, दैट इज टीम व्यूअर. ओके, ये GUI बेस्ड एक सॉफ्टवेयर होता है, इसे हम कहते हैं टीम व्यूअर. एक और होता है जिसे कहा जाता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल. फाइन, ये विंडोज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल एंड टीम व्यूअर, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? रिमोट लॉगिन के एग्जाम्पल हो गए. अब सी, आप दूसरे सिस्टम में या दूसरे नेटवर्क में अगर एक्सेस पा रहे हो तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का भी बहुत ध्यान रखना है, तो अपना पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा यहाँ पर होना चाहिए. सो नेटवर्क सर्विसेज को हम सरल भाषा में समझते हैं, डेफिनेशन को भी हटा देते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो किसी सर्वर पर होस्ट किए जाते हैं ताकि वो हम यूजर्स को कुछ फंक्शन प्रोवाइड कर सकें ताकि हम उन पे काम कर सकें. क्या क्या एग्जांपल्स हुए? ईमेल, फाइल ट्रांसफर, रिमोट लॉगिन एंड वर्ल्ड वाइड वेब. एग्जाम्पल्स क्या याद रखने हैं? टीम व्यूअर या फिर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मेल समझते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है. अब यहाँ पर फिर से कीवर्ड पकड़ना, हर कीवर्ड का एक मतलब होता है, हर कीवर्ड वहाँ पे डेफिनेशन में होना ही चाहिए, कुछ भी मिस नहीं करना है. सबसे पहले तो हम हाईलाइट करेंगे रिटर्न टेक्स्ट मैसेज. देखो, एक होता है मैसेज, सिर्फ मैसेज नहीं लिखना है, क्या लिखना है? रिटर्न टेक्स्ट मैसेज दैट मे ऑल्सो इंक्लूड मल्टीमीडिया अटैचमेंट्स. अब यहाँ पर एक वर्ड आता है सेंडिंग, हम भेज रहे हैं. सो ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल हम भेज रहे हैं. क्या भेज रहे हैं? हम भेज रहे हैं रिटर्न टेक्स्ट मैसेज, लिखा हुआ टेक्स्ट मैसेज, जिसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? दैट मे इंक्लूड, है ना, मे वर्ड पे ध्यान रखना, दैट मे इंक्लूड, कंपल्शन नहीं है, दैट मे इंक्लूड मल्टीमीडिया अटैचमेंट्स. मल्टीमीडिया अटैचमेंट से क्या मतलब है? यहाँ पर टेक्स्ट भी हो
सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं एंड वीडियोस भी हो सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, बट कीवर्ड क्या पकड़ना है, एक तो यहां पर मे आना चाहिए क्योंकि कंपल्शन नहीं है मल्टीमीडिया अटैचमेंट्स का, और रिटर्न टेक्स्ट मैसेज हम सेंड कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसिपिएंट्स मतलब जिसको प्राप्त हो रहा है, आपने ईमेल भेजा, अब जिसको प्राप्त हो रहा है वो रेसिपिएंट हुआ। कैन सेंड टू वन और मल्टीपल रेसिपिएंट्स एट वंस, ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं मेल भेज रही हूं तो किसी एक ही रेसिपिएंट को या फिर किसी एक ही व्यक्ति को, एक ही ऑर्गेनाइजेशन को भेज सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप एक को भी भेज सकते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस भी आपके पास रहते हैं। प्लेटफॉर्म्स, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वेब बेस्ड ईमेल एप्स रहते हैं जिनको वेब मेल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आजकल जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जीमेल, विंडोज़ लाइव हॉटमेल और याहू मेल। सबसे कॉमन जीमेल, इसको तो हम सब जानते हैं, राइट। डेस्कटॉप बेस्ड ईमेल एप्स कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड मोजिला थंडरबर्ड। ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत, जीमेल तो बहुत ही कॉमन, सबको पता होता है, बाकी ये कुछ नए हो सकते हैं आपके लिए, तो इनको बिल्कुल याद करिए और इनके बारे में डिटेल में आप देख सकते हैं, फिर और यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं ना। चलिए, नाउ प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। मैम, प्रोटोकॉल मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो सेट ऑफ रूल्स को हमने इस्तेमाल किया। प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन, सबसे पहले है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अगर आप ईमेल भेज रहे हो तो इसका मतलब ट्रांसफर तो हो ही रहा है, ईमेल सेंडर टू रिसीवर जा रहा है, तो टी का फुल फॉर्म क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, पी का प्रोटोकॉल हो गया। चलो इतना हमने याद कर लिया। और SM का हो गया सिंपल मेल। सो SMTP का फुल फॉर्म क्या हुआ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। फॉर सेंडिंग ईमेल्स, किस लिए होता है, टू सेंड ईमेल्स। दूसरा क्या है, POP3। P means post, O for office and again P is for protocol and version है इसका 3 और ये होता है to receive email। समझे, देखो SMTP का इस्तेमाल हम कर रहे हैं सिंपल से मेल को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम दी सेंडर। ओके, ये सेंड हुआ और यहां बैठा है रिसीवर, और रिसीवर के लिए जो प्रोटोकॉल हमने इस्तेमाल किया दैट इज POP3, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइल ट्रांसफर समझते हैं। सेंडर हमने देख लिया, रिसीवर हमने देख लिया, हमने ईमेल समझ लिया, पूरा ईमेल समझ लिया, जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम रिटर्न टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, जिसमें मे पे फोकस करना, मल्टीमीडिया अटैच हो सकता है। ओके, और 2 प्रोटोकॉल्स हमने देख लिए। अब हम आते हैं फाइल ट्रांसफर की तरफ। ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर आर TCP बेस्ड नेटवर्क। समझना, फाइल ट्रांसफर में हम ट्रांसफर कर रहे हैं फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे में विद अ TCP बेस्ड नेटवर्क। इतना याद हुआ, ठीक है। चलो, अब इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ, अगर आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे FTP इस्तेमाल होगा, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब अगेन सेट ऑफ रूल्स। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर का मतलब यहां पर है कि किस तरीके से इसको भेजा जाता है। समझते हैं, यहां पर एक टर्म आता है जो आपके लिए अब नया टर्म है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। लोकल होस्ट मतलब क्लाइंट्स कैन डाउनलोड कर सकता है या अपलोड कर सकता है फाइल्स को फ्रॉम अ रिमोट होस्ट, और रिमोट होस्ट मतलब हुआ सर्वर। चलो अब इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। क्या बोला इसने, क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये है हमारा क्लाइंट और ये है हमारा सर्वर। क्लाइंट को अगर मैं दूसरे शब्दों में अगर इसको परिवर्तित करूं तो यहां पर आपको क्लाइंट को आप कह सकते हो अपनी भाषा में कस्टमर। अब इसको डेली एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं।
समझना, आप पिज़्ज़ा हट जाते हो, आप वहाँ पर बैठते हो, ठीक है, आप वहाँ पर क्लाइंट हो या फिर कस्टमर हो, है ना। आपने वेटर से बोला कि आपको पिज़्ज़ा चाहिए, आपने अपनी रिक्वेस्ट भेज दी उसको, आपने अपना ऑर्डर दे दिया उसको। अब आप यहाँ पर क्या हो, आप क्लाइंट हो, आपने अपनी डिमांड या फिर आप यहाँ पे टर्म यूज़ कर सकते हो, आपने रिक्वेस्ट भेज दी कि दैट यू वांट पिज़्ज़ा। वेटर गया, वेटर किचन से जाके पिज़्ज़ा लेके आया और उसने आपको सर्व कर दिया, तो वो कौन हो गया, सर्वर हो गया। यानी कि उसने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आपको आउटपुट दिया। इतना समझ में आया। क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या हुआ, मतलब क्लाइंट कुछ तो ऐसी चीज़ है जो अपनी रिक्वेस्ट भेजती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और सर्वर उसको सुनता है, समझता है और आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपको आउटपुट देता है कि ठीक है, आपकी डिमांड ये है तो आपका आउटपुट ये रहा, आपको जो चाहिए था मैं आपको दे रहा हूँ। सो यहाँ पर यही मतलब है क्लाइंट सर्वर मॉडल का कि कोई भी दो कंप्यूटर या दो नेटवर्क अपना काम बांट लेते हैं, राइट। एक ने बोला कि मेरी ये डिमांड है, मान लीजिए आपने वेबसाइट पे लिखा कि मुझे गूगल का पेज, वेबसाइट ब्राउज़र पे लिखा कि मुझे गूगल का वेब पेज चाहिए, तो वहाँ से डिमांड को एक्सेप्ट किया गया और गूगल ने आपको वेब पेज खोल के दे दिया। यानी कि क्लाइंट सर्वर मॉडल बहुत सरल भाषा में क्या है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और वहाँ से डिमांड पूरी हो रही है, दैट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल। और पूरा इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल के बेसिस पे ही काम करता है। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमोट लॉगिन, अभी मैंने आपको बताया था रिमोट लॉगिन क्या होता है कि आप अगर यहाँ बैठे और आपको दूसरे सिस्टम में एक्सेस करना है, दूसरे नेटवर्क में एक्सेस करना है, तो आप कर सकते हो रिमोट लॉगिन के थ्रू। ओके, और रिमोट लॉगिन में क्या हुआ, रिमोट लॉगिन में ये होता है कि आप कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स अगर आईटी कंपनी में काम करते हैं या फिर कहीं भी काम करते हैं, तो समटाइम्स इट हैपन्स कि उनके पास रिमोट लॉगिन का एक्सेस रहता है, वो घर बैठ के भी वर्क फ्रॉम होम करके भी अपनी कंपनी का काम कर सकते हैं बाय यूजिंग VPN। ओके, सो इस तरीके से हम रिमोट लॉगिन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। टेलनेट, टेलनेट क्यों स्टैंड कर रहा है, देखो अगर आपको कहीं भी नेट दिखे ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कहीं भी NET दिखे, तो इसका तो अपने आप ही मतलब समझ जाना कि इसका तो हमको फुल फॉर्म याद करना ही नहीं है, इसका मतलब ही होता है नेटवर्क। यहाँ पे आधी परेशानी खत्म, नहीं याद करना। अब आती है टेल की बारी। सो टेल का यहाँ पे फुल फॉर्म है टर्मिनल। ओके, सो टेलनेट स्टैंड्स फॉर टर्मिनल नेटवर्क। डन। It is a client-server based application that allows user to log in and to access a remote system. Again, ये भी client-server based model है जो कि क्या करता है, यूजर को अलाउ करता है ताकि वो रिमोट सिस्टम में लॉग इन कर सके और उसका एक्सेस प्राप्त कर सके। टू इनिशिएट रिमोट लॉगिन, अब रिमोट लॉगिन को इनिशिएट करने के कुछ स्टेप्स दिए, उनको हम देख लेते हैं। द यूजर मतलब क्लाइंट, हम लोग स्पेसिफाइज द रिमोट सिस्टम एड्रेस, पहले हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे रिमोट सिस्टम का एड्रेस क्या है। ओके, लॉग्स इन यूजिंग का यूजर नेम एंड पासवर्ड, फिर हम लॉग इन कैसे करते हैं, ये तो हम सबको पता है। आप कभी भी लॉग इन करोगे तो आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। चलिए, आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन द क्लाइंट कैन, अगर आपका सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो जाता है, वेरीफाई हो जाते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो रिमोट होस्ट पे एंड एग्जीक्यूट एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड ऑन द रिमोट सर्वर। सीधी सीधी बात है, आपको अगर रिमोट सर्वर मिल गया, रिमोट होस्ट मिल गया, तो आप उस पर इजीली सारे काम कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो डेटा को एंड एग्जीक्यूट कर सकते हो एप्लीकेशंस को जो कि रिमोट सर्वर पे है। इजी। चलो एग्जाम्पल मैंने बताया था आप लोगों को क्या क्या था एग्जाम्पल, टीम व्यूअर एग्जाम्पल हो सकता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल हो सकता है, और जिसके भी पेरेंट्स अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आईटी में है, आप उनसे ये पूछ भी सकते हो, राइट। चलिए अब आता है वर्ल्ड वाइड वेब। हमने नेटवर्क सर्विसेज में क्या क्या पढ़ लिया, वापस से रिवाइज कर ले। ईमेल हमने देख लिया, हमने उसमें दो प्रोटोकॉल्स देखे थे, फिर हमने फाइल ट्रांसफर देखा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है उसमें, एंड रिमोट लॉगिन देखा, रिमोट लॉगिन को समझा क्या होता है। अब आता है वर्ल्ड वाइड वेब,
www सबसे आसान टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। आइए कीवर्ड्स पकड़ेंगे। द वर्ल्ड वाइड वेब, www इज अ लार्ज रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको दुनिया जहां की इंफॉर्मेशन कहाँ मिल जाएगी? वर्ल्ड वाइड वेब में। On servers spread across the internet linked together through hyperlinks. हाइपरलिंक से सारे सर्वर्स कनेक्ट होते हैं और उन पर आपको लार्ज रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है। किस पे मिलता है? सर्वर्स पे मिलता है, जो कि स्प्रेड अक्रॉस है इंटरनेट के। और किस तरीके से लिंक है? थ्रू हाइपरलिंक्स। कीवर्ड्स क्या क्या हुए? अब वापस से रिपीट करना मेरे साथ। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब लार्ज रिपोजिटरी है इंफॉर्मेशन का। यस मैम, समझ में आया। ऑन सर्वर, सर्वर पे है, विच इज स्प्रेड अक्रॉस द इंटरनेट, इंटरनेट के अक्रॉस स्प्रेड करते हैं। और वो किससे कनेक्ट है? हाइपर लिंक से। ओके, डेफिनेशन याद हुआ? वापस से रिपीट करना। वर्ल्ड वाइड वेब लार्ज रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन है सर्वर्स पे, स्प्रेड अक्रॉस द इंटरनेट, लिंक्ड टुगेदर थ्रू हाइपरलिंक्स। अपन देखो, सी एक तो आपका एक कीवर्ड ये हो गया, दूसरा कीवर्ड सर्वर्स हो गया, तीसरा हो गया इंटरनेट और लिंक कर रहा है हाइपरलिंक से। तो आपको ये 4 कीवर्ड्स पे याद हो जाएंगे। आप डेफिनेशन अपने आप खुद से भी बना लोगे। ओके, चलो अब वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेजेस में टेक्स्ट होती है, इमेजेस होते हैं, ऑडियो होते हैं, वीडियो होते हैं और हाइपरलिंक्स होते हैं विच इज कनेक्टिंग टू अदर पेजेस। ओके, चलो अब टेक्नोलॉजी इसमें क्या इस्तेमाल की जाती है? डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मैम ये फिर से कुछ नया आ गया, हमें तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पता था, बट अभी डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म क्या है ये हमको समझ में नहीं आया। अभी समझा देती हूँ। सेकेंड है कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू द HTTP। कम्युनिकेशन किससे होता है? HTTP से होता है। क्या फुल फॉर्म है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, HT का जो पहला H और T है वो हाइपर टेक्स्ट है, फिर ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अब देखो नया टर्म क्या आया था? डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर मॉडल मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था? कि मैंने यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजी, मैंने ब्राउजर पे डाला कि मुझे गूगल पेज चाहिए, मुझे ओपन करके दो, और वहाँ से वो डिमांड पूरी हुई और गूगल ने वो पेज मुझे ओपन करके दिया। ये इजी था। अब समझो क्या टर्म है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यानी कि यहाँ से हमें इतना तो समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा आर्किटेक्चर है क्लाइंट और सर्वर का जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो बटा हुआ है। ओके, चलो अब इसको हम बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। सी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। डेली लाइफ का एक एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स तो सबको ही पता है। यस मैम, बिल्कुल पता है, हम देखते हैं पढ़ाई करने के अलावा। ओके, सो नेटफ्लिक्स। अब देखो नेटफ्लिक्स को मैं हूँ क्लाइंट या फिर आप हो क्लाइंट और हमको कोई देखनी है मूवी। ओके, मैंने बोला कि मुझे कोई मूवी देखनी है, कोई सी भी मूवी आप बोल दीजिए अपने हिसाब से। कि क्लाइंट को मैंने बोला कि मुझे एक पर्टिकुलर मूवी देखनी है, मुझे वीडियो खोल के दो, और ये मेरी नेटफ्लिक्स से डिमांड है। अच्छा, अब सी हो सकता है एक टाइम पे बहुत सारे लोग कुछ डिमांड कर रहे हो। क्या नेटफ्लिक्स सिर्फ मेरे लिए चलता है या फिर सिर्फ आपके लिए चलता है? नहीं, एक तरफ से मेरी डिमांड है, किसी और की डिमांड है, बहुत लोग, मिलियंस की डिमांड है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? लोड आया। किस पे? नेटफ्लिक्स पे, या फिर हम कह सकते हैं सर्वर पे। तो यहाँ पर एक नया टर्म निकल के आता है जिसको हम कहते हैं लोड बैलेंसर। क्या कहते हैं? लोड बैलेंसर, जिसका मतलब समझ में आ रहा है, जो लोड को बैलेंस कर देता है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट मतलब अब क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, यानी कि सर्वर तो बहुत सारे हैं पर क्लाइंट का काम बढ़ जाएगा। मैम कैसे? ऐसे। सी यहां पर 3 टर्म आते हैं। पहला टर्म है, समझना, डेटाबेस। डेटाबेस, ओके। दूसरा है मीडिया, एंड तीसरा है ऑथेंटिकेशन सर्वर। ऑथेंटिकेशन सर्वर। अब
क्या हुआ, लोड बैलेंसर ने इसको इतने पार्ट्स में डिवाइड किया, डेटाबेस, मीडिया एंड ऑथेंटिकेशन। अब देखो क्या होगा, ये जो डेटाबेस रहेगा वो यूजर का डेटा फेच करेगा कि यूजर ने क्या डिमांड करी है, इतना समझ में आया। मीडिया क्या करेगा, वीडियो प्ले करेगा। अच्छा, आपकी ये डिमांड है, यूजर उसने डेटा को फेच किया, उसको समझ में आ गया कि क्या डिमांड थी, अब मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो आपने मुझसे वीडियो मांगा। ओके। एंड ऑथेंटिकेशन क्या करेगा, आपके लॉगिन को एक्सेस करेगा, आपके पासवर्ड को वेरीफाई करेगा। तो यहां पर क्या हुआ, काम बट गया, और काम जैसे ही बटा क्या हुआ, यहाँ पर सारे सर्वर्स को उनका आउटपुट मिल गया और आपको मूवी चलती हुई मिल गई। सो क्या मतलब हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का ये पूरा सिस्टम इस तरीके से आप समझ सकते हो। आपने डिमांड रखी, उसने उसको टुकड़ों में तोड़ा लोड बैलेंसर ने, और नेटफ्लिक्स ने आपको आके रिजल्ट सामने प्रस्तुत कर दिया। जो मेरी डिमांड थी वो मुझे मिल गई, जो आपकी डिमांड थी वो आपको मिल गई, और हम सबको अपना अपना आउटपुट मिल गया। आया समझ में, इजी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके मैम, ये HTTP क्या है, हमने सुना तो बहुत है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट ये क्या होता है। सी HTTP को हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये जो हम यहाँ से अपनी डिमांड्स भेजते हैं ना क्लाइंट सर्वर के थ्रू, ये कैसे जाता है, तो डेटा ट्रांसफर को कौन देख रहा होता है, HTTP देख रहा होता है। हम जब डिमांड भेजते हैं तो इसी की रिक्वेस्ट आती है, और वहाँ से वो रिक्वेस्ट किसके पास पहुँचती है, सर्वर के पास पहुँचती है, और वो हमको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। बहुत सिंपल भाषा में। इसलिए टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, एंड कम्युनिकेशन हैपेंस किसके थ्रू कम्युनिकेशन हुआ यहाँ पे, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइन, चलिए आगे बढ़ते। प्रोसेस द क्लाइंट यानी कि वेब ब्राउजर, मैंने आपसे कहा था ना वेब ब्राउजर पे हम अपनी कुछ भी रिक्वेस्ट डालते हैं। सो क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट ओवर द इंटरनेट टू द अप्रोप्रिएट वेब सर्वर। जो हमारा वेब ब्राउजर है उसको हम क्लाइंट कहते हैं, और वो क्या करता है, वो एक रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनेट पे टू द अप्रोप्रिएट वेब सर्वर। यस मैम, अभी तक हमको ये समझ में आ गया। आगे सर्वर रिस्पॉन्ड करता है बाय सेंडिंग बैक द रिक्वेस्टेड वेब पेज विच इज डिस्प्लेड इन द यूजर्स ब्राउजर। सिंपल क्लाइंट सर्वर मॉडल जो मैंने अभी आपको बताया वहाँ इस पॉइंट्स में लिखा गया है। क्या लिखा मैम यहाँ पे, जो क्लाइंट है, जो वेब ब्राउजर है, वो रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनेट पे अप्रोप्रिएट वेब सर्वर को, और वेब सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है, जो उसने मांगा है उसको डिस्प्ले करता है आउटपुट के तौर पे। और एज यूजुअल व्हाट आई से कि हमको हर चीज बुलेट पॉइंट्स में याद रखनी है विद प्रॉपर कीवर्ड्स। एक बार समझ में आ गया, अपने आप आपके आईटी में नंबर बहुत अच्छे आने लगेंगे। अब है इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट, दैट इज TCP/IP हम पढ़ने वाले हैं। अब TCP/IP की डेफिनेशन समझना क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट, ओके चलो, ये तो इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। अब यहां से कीवर्ड्स हमने पकड़े, एक सेट होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का जिसका इस्तेमाल किया जाता है सेंडिंग डेटा ओवर द इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। बहुत इजी है। कोई अगर आपसे पूछ रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट क्या है, ये सेट होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का। फर्स्ट कीवर्ड, ओके, सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कि किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, sending data over the internet and computer networks. Sending data over the internet and computer networks, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम TCP/IP कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो प्रोटोकॉल्स पे बेस्ड होता है। अब यहाँ पे आता है TCP का फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार देखा था, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, सेंडिंग डेटा अक्रॉस अ नेटवर्क इज नॉट जस्ट वन टास्क, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल सब टास्क। यहां पर ये कह रहा है कि किसी भी नेटवर्क में डेटा को सेंड करना सिर्फ एक टास्क नहीं होती है, यहां पर मल्टीपल टास्क का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे,
सबसे पहले स्पेसिफाइंग सेंडर एंड रिसीवर्स नेटवर्क एंड फिजिकल एड्रेस। सी, आपको कोई भी एड्रेस भेजना है तो आप कैसे भेजोगे? सबसे पहले सेंडर और रिसीवर का नेटवर्क चेक करोगे। उसके पहले आप लोग इसका एक बार रीड करो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। किया रीड? ठीक है। अब आपने क्या समझा? यहाँ पे बहुत सिंपल सी भाषा का इस्तेमाल किया यहाँ पे कि सेंडिंग डेटा, डेटा को सेंड करना कोई एक टास्क नहीं होता है, यहाँ पर मल्टीपल टास्क का इस्तेमाल होता है। मैम कैसे? सी, मुझे डेटा कहीं पर भेजना है, मुझे आपको ही डेटा भेजना है मान लो, तो क्या मैं डेटा बस यहाँ से भेज दूंगी, गया डेटा? ऐसा नहीं होता है, राइट? मुझे एड्रेस पता होना चाहिए, डेटा में क्या है मुझे वो पता होना चाहिए, मुझे हर चीज पता होना चाहिए, तभी मैं रिसीवर के पास डेटा पहुंचा पाऊंगी, राइट? सो सब टास्क क्या हुए? मल्टीपल सब टास्क क्या हुए? सबसे पहले स्पेसिफाई करना है सेंडर एंड रिसीवर्स नेटवर्क एंड फिजिकल एड्रेस। सेंडर और रिसीवर का नेटवर्क क्या है, फिजिकल एड्रेस क्या है, पता क्या है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। डिवाइडिंग द मैसेज इनटू स्मॉलर डेटा फ्रैगमेंट्स पैकेट्स, और जो मैसेज होते हैं उनको क्या करना है? छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना है, जिसको हम फ्रैगमेंटेशन भी कहते हैं, और उसको जो पैकेट्स रहते हैं उनको फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं, प्रोसेस फ्रैगमेंटेशन। मैनेजिंग एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, हमको ये भी चेक करना है कहीं एरर तो नहीं आ जाएगा या फिर फ्लो में कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, तो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल दोनों बहुत ज़रूरी है मैनेज करना। हैंडलिंग द रिसीव्ड मैसेज करेक्टली, और जो मैसेज हो आपको मिलने वाला है उसको अच्छे से हैंडल करना है, करेक्ट वे में हैंडल करना है। बहुत, अगर तुम डेली लाइफ में भी देखोगे, तुम्हें अगर किसी अपने फ्रेंड को गिफ्ट भेजना है तो क्या सिर्फ ऐसे ही भेजते हो? नहीं, वहां पर आपको एड्रेस बताना पड़ता है, खुद का वेरिफिकेशन भी देना होता है, सामने वाले व्यक्ति का भी वेरिफिकेशन देना होता है, राइट? आपको उसको पूरा ट्रैक करना रहता है, कहीं मेरा ऑर्डर गलत जगह तो नहीं जा रहा है तो आप कस्टमर केयर पे बात करते हो ना कि फ्लो तो नहीं कहीं बिगड़ रहा है, कंट्रोल तो नहीं कहीं बिगड़ रहा है, और एट लास्ट अगर आपका गिफ्ट आपके फ्रेंड के पास पहुंच गया है तो आपके फ्रेंड का काम क्या है कि वो हैंडल विथ केयर वाली चीज़ है, उसके पास जो गिफ्ट है वो अच्छे से पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है, मैसेज अच्छी तरीके से पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है। ओके, समझ में आ गया? तो यही थी सिंपल सी टास्क। अब आते हैं हम TCP/IP मॉडल लेयर्स पे। These tasks are divided among different layers। अब ये जो टास्क हमने प्रीवियसली समझी वो बहुत डिफरेंट लेयर्स पे डिपेंड करती है या फिर बटी हुई होती हैं। Of the TCP/IP model, each performing specific functions to ensure data is successfully sent and received। ओके, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे क्या हुआ? TCP/IP मॉडल में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और मैंने जो अभी आपको प्रोसेस समझाई थी, ये वो प्रोसेस उन लेयर्स पे डिवाइड होके बट जाती है कि ये वाली लेयर ये काम करेगी, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर एक इस्तेमाल होती है, डेटा लिंक लेयर एक इस्तेमाल होती है ना? तो इनका क्या क्या इस्तेमाल है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सी, अच्छा, यहाँ पे TCP/IP मॉडल दिया है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ना ये हम आगे पढ़ेंगे। HTTP तो हमने समझ लिया, POP3 भी हमको समझ में आ गया, TCP क्या है, UDP क्या है एंड IP क्या है। इसमें UDP आपको थोड़ा नया लग रहा होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, बाकी ये तो हमने अभी देख लिए। अब ये देखो मॉडल लेयर है, एप्लीकेशन लेयर एक हमको पढ़ना है, एक ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, एक इंटरनेट पढ़ना है। अब अगर आपको मान लो याद नहीं होता है ना तो इसको ऐसे याद कर लेना, ATIL, अतुल, अनिल होता है कुछ, अनिल, उसको अतुल करके याद करना। A इज फॉर एप्लीकेशन, T इज फॉर ट्रांसपोर्ट, I फॉर इंटरनेट, L इज फॉर लिंक। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई किया, ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट हुआ, इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ और जाके रिसीवर से लिंक हो गया। ATIL, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और लिंक। हुआ याद? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सी, पहली आती है हमारी A। क्या देखा था हमने? ATIL, जिसमें हम पढ़ रहे हैं A। एप्लीकेशन लेयर ये होती है सेंडर के एंड पे। किसके एंड पे हुआ ये? सेंडर के एंड पे। अब समझते हैं, मुझे या फिर आप अपने आप को इमेजिन करो, आपको गिफ्ट भेजना है अपने दोस्त को। शुरू हुआ, आप अप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन जाके कि मुझे गिफ्ट भेजना है। अप्लाई मतलब एप्लीकेशन।
तो सेंडर के पास क्या हुआ, एप्लीकेशन। चलो, मैसेज और डेटा इज क्रिएटेड, मैसेज और डेटा वहां पे क्रिएट हुआ, यानी कि आपने अपना गिफ्ट सेलेक्ट किया। डेली लाइफ से इमेजिन करते हुए चलना। ओके, द मैसेज इज एनवेलप्ड विथ अ हेडर बिफोर सेंडिंग, और मैसेज को आपने एनवेलप किया विथ अ हेडर, यानी कि आपने अपने गिफ्ट को पूरा कवर किया, रैप अप किया। एट द रिसीवर्स एंड, अब रिसीवर के एंड पे क्या हुआ, द डेटा इज एग्जामिन्ड एंड प्रोसेस्ड। प्रोटोकॉल्स यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेट हुए, HTTP, जिसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, अभी मैंने बताया था वेब ब्राउजर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वेब ब्राउजिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड POP3 हमने कहाँ पढ़ा था, फाइल ट्रांसफर में पढ़ा, फाइल ट्रांसफर में नहीं, हमने रिमोट लॉगिन में पढ़ा था, विच इज यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग ईमेल्स एंड रीडिंग देम ऑफलाइन। उसको डाउनलोड या फिर ऑफलाइन रीडिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया। एप्लीकेशन लेयर पे क्या हुआ, एप्लीकेशन लेयर में सेंडर के एंड पे क्या हुआ, मैसेज और डेटा क्रिएट हो गया, तो मैसेज इज एनवेलप्ड विथ अ हेडर बिफोर सेंडिंग। और रिसीवर के एंड पे क्या हुआ, उसने डेटा को एग्जामिन किया, प्रोसेस किया। कौन कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल हुए, HTTP। मैम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वेब ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। POP3 क्यों इस्तेमाल करते हैं, डाउनलोड करने के लिए ईमेल्स को या फिर उनको रीड करने के लिए ऑफलाइन। हमने POP3 ईमेल में पढ़ा था। ओके, मैंने पहले गलत बोल दिया था, हमने POP3 ईमेल में पढ़ा था। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेंडर के एंड पे था और POP3 कहां पर था, रिसीवर के एंड पे था। ओके, चलो आगे बढ़ो। ट्रांसपोर्ट लेयर, अब ATIL में एप्लीकेशन लेयर हमने खत्म कर लिया। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। द मैसेज फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर गोज टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। जो मैसेज होता है वो एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाता है, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे है। ओके, इट एड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। और ये क्या करता है, ये पोर्ट्स का एड्रेस जो रहता है, यानी कि जो सोर्स है जहां से भेजा गया है और जहां पर उसको प्राप्त किया गया है, डेस्टिनेशन का वहां पर वो इंफॉर्मेशन ऐड करता है। सो द सिस्टम नोज विच एप्लीकेशंस आर टॉकिंग। तो सिस्टम को पता चल जाता है कि अच्छा किस एप्लीकेशंस के बीच में बात हो रही है, सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। इट ब्रेक्स लार्ज मैसेजेस इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड सेगमेंट्स। अब ये क्या करेगा, जो बड़े बड़े मैसेजेस होते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में बांटता है, जिनको हम सेगमेंट्स कहते हैं। each with a sequence number so they can be reassembled, reassembled correctly। और सबका एक सीक्वेंस नंबर होता है ताकि आप उसको अच्छे से रीअसेंबल कर सको। समझ में आया, 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंशली उसको रीअसेंबल हमने कर दिया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को या फिर सेगमेंट्स को। 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, अब यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है वो हम देख लेते हैं। ओके, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, रिलायबल होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यूज्ड व्हेन एक्यूरेसी एंड ऑर्डर ऑफ डेटा आर क्रिटिकल लाइक डाउनलोडिंग फाइल्स और सेंडिंग ईमेल्स। दूसरा है UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये रिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के लिए किया जाता है जहां पे एक्यूरेसी डिमांडिंग है, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, सही ही होना चाहिए, वहां पे आप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो जहां पे डेटा क्रिटिकल है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अनरिलायबल है एंड कनेक्शन लेस है, और इसको हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्विक डिलीवरी के लिए, जहां पे स्पीड मैटर करती है पर एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है, लाइक स्ट्रीमिंग वीडियोज़ और ऑनलाइन गेम्स। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रिलायबल है, हाँ है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, हाँ है। क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम अगर एक्यूरेसी ज़रूरी नहीं तो क्या करेंगे, तो हम जाएंगे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल पे। क्या ये रिलायबल है, नहीं है। क्या ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पे एक्यूरेसी ज़रूरी है, नहीं, पर यहाँ पे स्पीड ज़रूरी है, स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर सवाल आता है स्पीड ज़रूरी है तो क्या इस्तेमाल करना है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और अगर एक्यूरेसी डिमांडिंग है तो क्या इस्तेमाल करना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आया समझ, चलो आगे बढ़ते हैं।
इंटरनेट लेयर, ए हो गया एप्लीकेशन लेयर, टी हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, अब आता है आई, दैट इज इंटरनेट लेयर. दिस लेयर एड्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस. वहां पे पोर्ट्स का एड्रेस था, यहां पे आता है आईपी एड्रेस, यानी कि नेटवर्क का एड्रेस आ चुका है. इंटरनेट नेटवर्क का एड्रेस आ चुका है यहां पे. Responsible for routing the data across networks, the internet protocol works here. Data units here are called packets. क्या हुआ यहाँ पे, इसने आपको आईपी एड्रेस ऐड करके दे दिया, नेटवर्क एड्रेस ऐड करके दे दिया. ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर राउटिंग द डेटा अक्रॉस नेटवर्क्स. नाम समझ में आ रहा है इंटरनेट लेयर क्या काम करेगी, है ना. द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्क्स हियर, यहाँ पे क्या काम करता है, आईपी काम करेगा. इंटरनेट लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा, आईपी काम करेगा. डेटा यूनिट्स हियर आर कॉल्ड पैकेट्स, और यहाँ के जो डेटा यूनिट्स रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं. इजी. चलिए आगे बढ़ते हैं. लिंक लेयर, एप्लीकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंटरनेट हो गया. अब आ गए हम लिंक लेयर पे, हमारा आखिरी वाला पार्ट. चलो इसको भी समझ लेते हैं. इट एड्स द सेंडर एंड रिसीवर्स फिजिकल एड्रेसेस, दैट इज मैक एड्रेस. ओके, जो भी प्रीवियस क्लास दे चुके हैं, सबसे पहले मुझे मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में डिफरेंस बताना कमेंट सेक्शन में. ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और पता होना चाहिए विथ मैक का फुल फॉर्म. ओके, समझ में आया. चलो, तो ये क्या करता है, सेंडर और रिसीवर जो रहता है उसका फिजिकल एड्रेस ऐड करता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर आईडी ने जो प्रोवाइड किया है वो ऐड करता है. ओके, मेक श्योर द पैकेट कैन ट्रैवल थ्रू द एक्चुअल फिजिकल नेटवर्क लाइक अ केबल्स और वायर्स. और क्या मेक श्योर करता है, जो डेटा आपने भेजा है, यानी कि जो आपने पैकेट्स भेजे हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं एक्चुअल फिजिकल नेटवर्क से. एक्चुअल फिजिकल नेटवर्क का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, केबल्स, और केबल्स भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है. ओके, चलो मैक एड्रेस में वापस नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. फाइन. चलिए, ओके, सो हमारा यहाँ पे लेयर वाला पोर्शन खत्म होता है. इंटरनेट और उसकी टर्मिनोलॉजी आज हमने खत्म कर ली. सी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, इसको एक बार और गो थ्रू करना. और हमेशा की तरह जैसा मैम कहती हैं कि आपको सारे पॉइंट्स के रूप में याद करना है, पैराग्राफ फॉर्म में याद नहीं करना है. और एग्जाम में भी बुलेट पॉइंट्स में आप लिखोगे, इस तरीके से हाईलाइट करोगे, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे. और जब आप इस तरीके से अपने नोट्स बनाते हो तो ऑलरेडी आपके आंसर्स अपने आप फॉर्म होते जाते हैं, है ना. अगर आप क्या करते हो, टेबल फॉर्म में याद कर लेते हो, या फिर आप कुछ ऐसे चार्ट्स बनाकर, पॉइंट्स बनाकर याद करते हो, तो उससे चेकर को भी आसानी होती है समझने में, और ये भी समझ में आता है कि आपको इतने टेक्निकल सब्जेक्ट के कीवर्ड्स बहुत अच्छे से पता है. ओके, चलो आज हमारा ये वाला पोर्शन खत्म होता है. बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री फॉर गिवन बोर्ड्स इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम, फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th फॉर इंग्लिश मीडियम. और यदि आपको ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए, परचेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, जाके आप परचेज करिए. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.